नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि फलानाम धारणम नित्यम सवज्जानाम नित्यम भोजनम तस्मात् प्रियतम तत्र जीवनम च तथा सुखम। फल की मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्ता है। फल वह रस है जो मानव जीवन में सुख की अनुभूति करवाता है। आज हम बात करेंगे फलदार पौधों को लेकर के। फलदार पौधों में किस प्रकार से उसकी रोपाई की जाती है, छटाई किस प्रकार से होनी चाहिए और प्रशिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, इस विषय पर आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर डी.आर. ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय करा देते हैं। डॉक्टर डी.आर. ठाकुर जी बागवानी विभाग से विषयवाद विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपेक्षा करेंगे कि इनके द्वारा जो आज जानकारी दी जाएगी वो आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, फल मनुष्य जीवन का रस है जी, और आपने तो इस विभाग में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं जी। और हमें बहुत ही यह सुखद और खुशी की अनुभूति होती है जब आप इतने वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त होने के बाद भी आज भी बागवानी के साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो हम आज के कार्यक्रम का जो हमारा विषय है उस पर संवाद को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूँगा कि जो फलदार पौधों में हम रोपाई की बात कर रहे हैं, रोपाई से हमारा क्या अभिप्राय है? रोपाई से हमारा अभिप्राय है जब हम छोटे पौधे कोई पंजीकृत नर्सरी से पौधशाला से उखाड़ते हैं और उसको दूसरी जगह हम उनको लगाते हैं तो उसको हम पौधरोपण कहते हैं। इससे पहले कि हम पौधरोपण में के बारे में बात करें, कुछ मैं रोपाई के अनुसार जो पौधों का वर्गीकरण करना चाहता हूँ। रोपाई के हिसाब से हम पौधों को दो भागों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में। एक वो पौधे होते हैं जो पत्ते गिराते हैं, जिनको हम डेसिड्यूस प्लांट्स भी कहते हैं। दूसरे पौधे वो होते हैं जो एकदम से पत्ते नहीं गिराते हैं और उनको हम सदाबहार पौधे कहते हैं। तो सदाबहार पौधे की रोपाई हम मोस्टली ऋतु के हिसाब से हम कहें तो हम वर्षा ऋतु में उनकी रोपाई करते हैं। और जो ये डेसिड्यूस प्लांट्स होते हैं, इनकी रोपाई हम मोस्टली शरद ऋतु में और बसंत तक आने तक कर सकते हैं। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि जैसे अब शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, हाँ, तो इससे लेकर के हम बसंत ऋतु तक इसका रोपाई कर सकते हैं। हाँ, डेसिड्यूस प्लांट्स शरद ऋतु। जी। जब हम रोपण की बात करते हैं तो रोपण से पहले कहा जाता है मृदा परीक्षण, और मृदा परीक्षण तो चाहे वो बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए तीन महत्वपूर्ण घटक रहते हैं: मृदा, जल और उसके अंदर जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जी। अब तो रासायनिक खेती से काफ़ी दूर तक जो है किसान बागवान भी दूर होते जा रहे हैं क्योंकि जैविक और प्राकृतिक खेती का दौर आ गया है। तो मृदा परीक्षण से क्या अभिप्राय है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। अगर हम मृदा परीक्षण नहीं करेंगे तो हमारी जो पौधे हैं वो अच्छे स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए मृदा का परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है रोपने से पहले। जब मृदा में पीएच जो हम बात करेंगे, मृदा की पीएच को देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे पीएच पूछ भी सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा, मैं क्षमा चाहूँगा आपको, क्योंकि देखिए ये मृदा परीक्षण का से हमें या हमारा जो किसान बागवान इसको करवाता है उससे उसको स्पष्टतः यह पता लग जाता है कि पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व की विद्यमानता मृदा के अंदर क्या है। जी। इससे पहले कि चलो उसमें सूक्ष्म तत्व कितने हैं, उससे पहले सॉइल में जो पीएच की मैं बात कर रहा हूँ उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये जो पीएच है, ये स्केल है क्षारीयता और अम्लीयता को मापने के लिए, और इसका जो मान है 0 से लेकर 14 तक होता है। और
इसकी जब इसका मान 7 हो तो उस मृदा को हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और ये जो 6.5 और 7.5 के बीच जिस मृदा का मान होता है उसमें सभी प्रकार के पौधे रोपित किए जा सकते हैं। जी। अब क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब आप उर्वरों की बात कही, क्योंकि 6.5 और 7.5 के मान के अंदर सभी उर्वरक पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपकी मृदा एसिडिक है, अम्लीय है, तो बहुत सारे जो पोषक तत्व है पौधों को उपलब्ध नहीं हो गए, चाहे वो भूमि में सॉइल में पड़े भी है तो भी वो पौधे को प्राप्त नहीं होंगे, जिससे पौधे की स्टंटेड ग्रोथ होगी और पौधों की जो स्वास्थ्य हेल्थ जो है ठीक नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने पीएच के बारे में बताया, तो आपके कहने का मतलब है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित मापदंड है। निर्धारित मापदंड है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर बागवान, अब सारी जो मिट्टी है एक तरह की नहीं होती है, कुछ मिट्टी बहुत अम्लीय होती है और कुछ मिट्टी बहुत क्षारीय भी होती है। तो इसका पता एक पीएच जो मैंने मान बताया, इसको पीएच मीटर लेके, चाहे किसी लेबोरेटरी में या पीएच मीटर आप मार्केट से स्वयं भी ले सकते हैं, और उसको आप उसका मिट्टी का जो सॉल्यूशन बना के उससे उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अब जैसे अम्लीय मिट्टी है, अब आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनको क्या जहाँ मिट्टी अम्लीय है क्या यहाँ कोई पौधा नहीं लगाया जा सकता है, परंतु डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के बारे में, मैं चाहूँगा कि जो मृदा परीक्षण के लिए एक गतिविधि की जाती है, उसके लिए जो एक प्रक्रिया रहती है, मैं चाहूँगा वो भी आप बता दें कि किस प्रकार से उसका नमूना लेना चाहिए। जी देखो, सारी जो अगर आप कोई पौधे एक यूनिट एरिया में पौधे लगा रहे हैं तो सारी मृदा एक तरह की नहीं हो सकती है। तो उसके जिस बागवान को ऐसा पता रहता है कि ये मेरी मिट्टी ज़्यादा रेतली है, एक बहुत दूसरी जो चिकनी मिट्टी है, तो उसके जैसे जैसे उसको अपना नॉलेज होती है, उससे वो अलग से नमूने इकट्ठे कर सकता है और वो हर जगह से आधा किलो मिट्टी या 1 किलो मिट्टी ले सकता है। और उस मिट्टी को गिल्ली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी मिट्टी होनी चाहिए, और उसको जैसे 3-4 सैंपल उसके मिट्टी के वो लेता है तो उन मिट्टी को अलग अलग से 4 भागों में वो डिवाइड कर दें। जैसे एक मिट्टी है उसको फिर 2 भाग नष्ट करके फिर मिला दें, और इस तरह से जब वो मिला के मिट्टी, जब उसके पास थोड़ी 250 आधा किलो मिट्टी रह जाए और वो फिर उसको लेबोरेटरी में भेज सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो भी आपके बागवानी या कृषि विभाग की निकटतम जो भी वहाँ पर प्रयोगशाला है वहाँ पर उसको परीक्षण के लिए दे सकता है। और अब तो मैंने देखा है कि जो मोबाइल वैन है वो भी अब तो मोबाइल कृषि विभाग की जो है मोबाइल वैन है, वो आदमी के गांव जाकर भी मिट्टी टेस्ट कर ले। अब जैसा कि हम पीएच पर बात कर रहे थे, तो वो किस तरह से पौधों को जो है मतलब एक तरह से प्रभावित कर सकती है, इस पर थोड़ा सा देखो। जब जिस मिट्टी मानो अम्लीय जो मिट्टी होगी उसमें जो पोषक तत्व है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनकी कम उपलब्धता रहती है, जिसके कारण अब जो उनमें है पौधों को पोषक तत्व मिलते नहीं है। अब इस मिट्टी को अब ठीक करनी है तो आपको चूना इसमें मिलाना पड़ेगा ताकि इसकी अम्लता ठीक हो जाए। तो इसी तरह से अब आप चूने की मात्रा है, अगर उसका पीएच मान अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो आपको ज़्यादा वो मिलानी पड़ेगी, चूना मिलाना पड़ेगा। अगर आपकी जो कम ऐसी है, अगर पीएच मान 6 के आसपास है, तो आप 50 से 100 किलो चूना प्रति बीघा की दर से आप मिला सकते हैं और उसकी करेक्शन हो जाएगी, मिट्टी को न्यूट्रल उदासीन। डॉक्टर साहब, आपके साथ चर्चा से भाव निकल के सामने आता है कि देखिए, जब हम इस धरा से ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे लिए फलीभूत हो, हमारे लिए जो है इससे लाभ प्राप्त हो, तो हमें भी कहीं ना कहीं इसके प्रति जो है उदासीनता न रखते हुए सजगता रखने की बहुत ही आवश्यक है। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि पुष्पम पत्रम फलच छाया मूल वल्कल दारुभी धन्याम येषाम धरा
यान्ति विमुखा नार्थिना, कि जब हमें इस तरह से सब कुछ फूल फल पुष्प पत्र प्राप्त होते हैं, तो जब ये हमारे से विमुख नहीं होती है तो हमें भी इसके प्रति जो है सजगता रखनी चाहिए, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रोपण है क्या वह गड्ढे में ही करना अनिवार्य है कि या गड्ढे के अगर यदि करना ही पड़े तो उसका आकार क्या होना चाहिए? अब वैसे तो हम जो, क्योंकि हिमाचल की अगर आप ज़मीन को देखिए ढलानदार ज़मीन है, क्योंकि सीधे खेतों में बहुत कम बागवानी होती है, तो वहाँ गड्ढे खोदना ही उचित रहता है। अगर आपके सीधे खेत है तो आप, अगर हम पौधे कुछ जो पौधे हम कॉलोनल रूट स्टॉक पे कर रहे हैं तो उसके हम ट्रेंच में भी या माउंडिंग बना के ढेर में भी रोपित कर सकते हैं। पर जो हमारी परंपरागत जो भी फसलें जैसी वैराइटीज़ है उनको हम गड्ढे में ही रोपित करना उचित समझते हैं। जी। तो ठाकुर साहब, गड्ढे का आकार, अब आकार की बात आती है। अगर आपकी गहरी मिट्टी है जी, और जिसमें सॉइल स्टेटा जो हम बोलते हैं, पत्थर नहीं है, कंकरीली मिट्टी नहीं है, कंकर नहीं है, तो आप गड्ढे का कम साइज भी कर सकते हैं। परंतु अगर हमारी यहाँ प्रायः मिट्टी देखी गई है तो एक 3 बाई 3 का जो गड्ढा आवश्यक खोदना चाहिए। अगर आपकी कंकरीली मिट्टी है तो इसका आकार आप 4 बाई 4 का भी कर सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार की मृदा होगी उसके अनुरूप ही हमें गड्ढे को करने की आवश्यकता। अगर आप मानो खेतों में जहाँ गहरी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो वहाँ आप गड्ढे का साइज कम भी कर सकते हैं। ये वो सॉइल की पोजीशन को देखते हुए इस चीज़ को आप घटाया या बढ़ाया जाता है। अदरवाइज 3 बाई 3 का गड्ढा खोदना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो फलदार पौधों में जब सिंचाई की या रुपाई जब हम कर लेते हैं तो उसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था? हाँ, जिसके पास सिंचाई की सुविधा होती है उनको पौधे को रोपित करने से तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि जो जड़ें, एक्चुअल जो आजकल हम जिन पौधों का रोपण करते हैं उस इस टाइम इनएक्टिव होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, तो इसलिए उनको यदि एक बार आप सिंचाई कर देंगे तो उनको 15-20 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक उनमें कोई क्रिया, पौधे में क्रिया ना शुरू हो जाए, गतिविधि शुरू ना हो जाए। जैसे बड स्वेलिंग शुरू होगी, जैसे बसंत आने का टाइम होता है, तो पौधे के लिए उस वक्त पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जी। तो ठाकुर साहब, ये तो आपने कहा कि उस समय बहुत आवश्यकता होती है। एक जो प्रश्न मेरे मन में आया, क्योंकि जब हम फलदार पौधों की बात कर रहे हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के फलों का, तो क्या जो ये रोपाई है या गड्ढे करना है सभी फलदार पौधों के लिए एक समान होते हैं या इसमें भी कोई भिन्नता होती है? हाँ, देखो, ये गड्ढा तो मोस्टली सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो सदाबहार पौधे हो या हमारे ये दूसरे टेम्परेट फ्रूट्स हो जो हम ऊंचे क्षेत्रों में लगाते हैं, जिनको हम जो डेसिडियस प्लांट्स है। गड्ढे का माप तो सबके लिए एक जैसा ही होता है। जी। और जो रोपण की विधि रहती है? हाँ, रोपण की विधि देखो, जो आजकल हम पौधे शरद ऋतु में पौधे होते हैं उस टाइम इनको इतनी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जो सदाबहार पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सदाबहार पौधे जो है वो एकदम निष्क्रिय नहीं रहते हैं, वो साल भर उनमें कोई ना कोई क्रिया चलती रहती है। अभी जो ये शरद ऋतु जो पत्ते गिराने वाले पौधे हैं वो इस टाइम सुप्त अवस्था में होते हैं, इसलिए उनको उन पौधों पर इतनी कोई क्रिया नहीं होती है, सिर्फ उनको भोजन की आवश्यकता जितनी ज़रूरत होती है वो सेल में पड़ा रहता है, टिश्यू में पड़ा रहता है, और उसी वो पौधे भोजन अपना ग्रहण कर लेते हैं। तो इस टाइम जितने भी पौधे हम लगाते हैं वो सुप्त अवस्था में इतना ज़्यादा देखभाल नहीं, एक बार जब आपने उनको लगाई दी तो हल्की सी सिंचाई दे के उनका बसंत ऋतु आने तक उनमें कोई ज़्यादा क्रिया नहीं होती है। उसके बाद ही जैसे बसंत आएगा तो उस टाइम उसमें बड स्वेलिंग वगैरह, फल फूल आने की गतिविधि शुरू होती है, तो उसी टाइम इसके लिए ज़रूरत होती है पानी और तब तक हमारी जो जड़ें हैं
वो एक्टिव हो जाती है। इस टाइम जड़ें जब हम एक बार उखाड़ के उसको दूसरी जगह लगाते हैं तो नेचुरली कुछ रूट हेयर्स का लॉस होता है, ऐसा है, तो उतने तक उसकी रिपेयर हो जाती है और वो पौधे बसंत ऋतु आते आते सक्षम हो जाते हैं अपना पानी, मृदा से पानी और दूसरे पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए। ठाकुर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ट्रोपोग्राफी के हिसाब से हम देखें तो भिन्न भिन्न है। कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, कहीं पर निम्नतम पर्वतीय क्षेत्र या समतल क्षेत्र है। तो जो हमें फलदार पौधों के रोपण की बात कर रहे हैं, तो क्या, जैसे आपने कहा कि आजकल सर्दियों में भी से बसंत तक भी, तो क्या ये सभी क्षेत्रों में एक समान रोपण किया जा सकता है या क्षेत्र को देखते हुए उसमें कोई ना कोई ये मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता स्थान। अब जो निचले क्षेत्र है वहाँ आजकल किया जाता है। ऊपरले क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेट जोन है वहाँ बर्फ़ भी गिरी हो सकती है, तो इस टाइम वहाँ मृदा मतलब बर्फ़ को हटाया नहीं जा सकता, उसको हम मार्च तक जो है पौधरोपण कर सकते हैं। अब आजकल जैसे दूसरे टेम्परेट फ्रूट की हम बात करें, क्योंकि अब सभी पौधे एक जैसे तो नहीं है, कोई फरवरी में फूलना शुरू कर देता और कोई अप्रैल में जाके, अगर हम सेब नाशपाती की बात करें तो वो अप्रैल में जाके फूलते हैं, या अगर मिड हिल्स में है तो भी मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू करते हैं। यदि हम स्टोन फ्रूट की बात है जिसमें आपका आड़ू, प्लम, खुमानी है, तो वो फरवरी में जाके फूलने शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए तो आजकल ही जो है पौधे की रोपाई हो जानी चाहिए जी। जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं फलदार पौधों में, तो प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है हमारा? प्रशिक्षण का मतलब जो ट्रेनिंग का जो मकसद होगा ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से मतलब उसकी सिधाई से मतलब है। प्रशिक्षण उसके लिए मैं उचित वर्ड नहीं समझूंगा। सिधाई जी। हम क्या करते हैं जब पौधे को, अक्सर देखा जाता है कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में प्रशिक्षण शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः जी सामान्यतः आपने बिल्कुल कहा कि उसकी सिधाई। हाँ, सिधाई का से मतलब है जब हम पौधे को पहली वर्ष में लगाते हैं जी, तो पहली साल में तो उसमें कोई ब्रांच नहीं निकलती है, दूसरे से साल से उसमें कोई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है, और यह कार्य हम 2 से 4-5 साल तक, जब तक पौधे में फ्रूट नहीं आना, फल देने नहीं लगता है, तब तक इस कार्य को करते हैं। ट्रेनिंग से सिधाई से हमारा मतलब है कि ब्रांच को, शाखा को कहाँ से निकालना है, मतलब पौधे का फ्रेमवर्क है ये, कि कैसे हमने किस दिशा से पौधे को ब्रांच निकालनी है। एक तरह से पौधे की सजावट भी हम कह सकते हैं कि पौधा आकर्षित लगे। यस, ये दोनों चीजें इसमें इकट्ठी है। और ये स्ट्रक्चर, पौधे का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है ताकि उसको जो फल आता है, या मानो देखो एक बार एक ही जगह से सारी ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाए तो पौधा क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। जब फ्रूट लगेगा तो एक ही जगह फ्रूट लगेगा तो पौधा टूट भी सकता है जी। तो सिधाई से फिर शाखा चारों तरफ, पौधों के चारों तरफ शाखा को हम निकालते हैं। वैसे तो कुदरत से ये शाखा निकलती है, पर यदि कोई ज़मीन से, पहली शाखा हमारे को ज़मीन से 2.5 से 3 फुट की दूरी पे निकालनी है। फिर दूसरी जो शाखा है उसमें 45 सेंटीमीटर, 1.5 फुट इसका गैप होना चाहिए, और पौधे के ट्रंक के चारों तरफ शाखा होनी चाहिए, ताकि उसका पौधा में जब फ्रूट आएगा तो उसका बैलेंस बना रहे। जो फिर उसको दूसरा जो स्ट्रक्चर की बात है कि पौधे जो शाखा है जी, उसका एंगल क्या हो, क्या वो वर्टिकल शाखा हो, या तो उसको हम जो शाखा निकालनी है उसको हम 45 डिग्री एंगल से लेकर पैरेलल भी कर सकते हैं, या उसको थोड़ा झुका के बांध करके उसको स्पिंडल बुश टाइप भी कर सकते हैं। उस तरह से पौधे को हम ट्रेंड करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि पौधा हमारा इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए ताकि उसको प्रचुर मात्रा में जो है पोषक तत्वों की भी प्राप्ति होती रहे, हवा की भी, प्रकाश की भी, और उसके बाद जब वो फल देगा तभी स्वस्थ फल देगा। जब स्वयं ही पौधा संतुलित नहीं होगा तो उससे हमें जो है स्वस्थ उत्पाद भी प्राप्त नहीं होगा। उसका फायदा एक तो ये भी होता है ट्रेडिंग से कि उसमें प्रकाश, जो फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं, जी बिल्कुल, हवा, उसका संचार बहुत ठीक होता है। अगर बहुत घनी
शाखाएं होगी, ब्रांचेज हुए, तो उसमें फ्रूट क्वालिटी, क्योंकि उसमें प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण जो जी, जी, क्रिया है बिल्कुल सही। वो ठीक नहीं होगी और उसकी गुणवत्ता भी फिर सही नहीं हाँ, तो गुणवत्ता उसकी खराब हो जाएगी। जी। अब हम अगले घटक की बात करते हैं, प्रूनिंग को लेकर के, छटाई को लेकर के, उससे क्या तात्पर्य है? हाँ, छंटाई से लेकर, जैसे मैंने ट्रेनिंग से तो हमें आकार देने का जी, है, बिल्कुल सही। छंटाई से हमें पौधों की प्रोडक्शन लेने का, क्वालिटी फ्रूट लेने का। छंटाई से एक तो पौधे में कई बार बहुत फल आ जाते हैं, और जबकि उसमें अगर बहुत ज़्यादा फल लोगे बी में या जो भी होगे तो फ्लोरल बड ज़्यादा होगी, तो बहुत फल लगे, फल लगे तो उसका आकार छोटा रह जाएगा। और उसकी जब आकार छोटा रहेगा, फिर उसमें कलर, जैसे एक पैरामीटर है पौधे में, अगर किसी में कलर फ्रूट है तो वो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो ठीक नहीं होगी। तो और दूसरा है कि पौधे में की बेरिंग को हम रेगुलेट करने के लिए, अगर एक बार हम बहुत ज़्यादा फ्रूट ले लेंगे तो हो सकता अगली साल फ्रूट आए ना या कम आए। तो ये भी ये कहता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा फलों में प्रोडक्शन ना ले, क्योंकि अगले साल एक साल प्रोडक्शन लेने से एक तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, और दूसरी साल उसमें फल आने की कम संभावनाएं रहती है, संभावना होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रूनिंग के बारे में बताया, तो क्या इसका कोई थंब रूल है जिससे हमारे बागवान कर सकते हैं, साइंटिफिक वे से कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें हमें समाहित करना ही पड़ता है? हाँ, सब फ्रूट में जो है प्रूनिंग एक जैसी नहीं हो सकती। अगर हम नींबू प्रजाति, मैंगो, इनमें तो प्रूनिंग होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अब दूसरे जो स्टोन फ्रूट है, इनमें हमें अलग अलग, इसमें आड़ू में सबसे ज़्यादा प्रूनिंग होती है, क्योंकि आड़ू की जो प्रूनिंग है, जो पिछली साल की नई शाखा होगी उसके इसमें जो नया एक लेटरल निकलेगा उसी में ही फ्रूट आता है जी। तो इसलिए इन चीज़ों में हमें ज़्यादा देखनी पड़ती है। जैसे सेब में, नाशपाती में इतनी प्रूनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सेब में कुछ हमें नए बीमे तैयार करने पड़ते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पुराना होगा उनको हमें काट छांट करके उनको निकालना पड़ता है जी। अगर मैं एक उदाहरण दूं आपका, कीवी एक फ्रूट है जी। कीवी की हर साल नई ग्रोथ है उसकी, जो उसके बाद जो पिछली साल की ग्रोथ से नई ग्रोथ आएगी उसी में ही फ्रूट आएगा। तो इसलिए प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रूनिंग नहीं रहेगी तो नई ग्रोथ आएगी नहीं। जी। जब तक तो पौधा यंग होता है तब तो उसमें ग्रोथ आती रहती है, अदरवाइज बाद में प्रूनिंग के जैसा पुराना होता जाता है पौधा तो उसको नई जो शाखा लाने के लिए उसको हमें प्रून करना पड़ता है, ताकि जो नई बर्ड्स निकले और उससे फिर हम फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने फलदार पौधों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में अब अंतिम पड़ाव में हार्वेस्टिंग के बारे में भी यदि आप बता दें तो हमारे किसान बागवान जो है उससे ज़्यादा सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। देखो, हार्वेस्टिंग जब फ्रूट मैच्योर हो गया तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक तो फ्रूट साइज होता है कि अगर आपका लग जाता है, बागवानों को इतना अनुभव होता है कि ऐसा साइज बन चुका है। अगर कलर वाला फ्रूट है तो कलर आना, या तो फुल कलर आ जाता है, या कई जगह किसी फ्रूट में कलर नहीं आता तो भी उसका मैच्योरिटी का है। फिर इसका TSS एक जो मैच्योरिटी इंडेक्स होता है, प्रेशर उसको देख के उसको रिफ्रैक्टोमीटर से हम उसका मतलब कहने का है कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें हमें हार्वेस्टिंग में रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए क्योंकि अब कार्यक्रम का जो समय और समाप्ति की ओर है। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय पर दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करने के बाद अंततोगत्वा यही भाव सामने निकल के आता है कि फलानाम सवज्जाम देयम च जलम च तांबूलम एव च यस्मिन हित बुद्धिश्च सह प्रसन्ना सदा प्रिया, कि जो फल को ग्रहण करता है और फल के ओर अपनी जागरूकता रखता है, सजगता रखता है, वह सदा जो है उसकी बुद्धि भी प्रसन्न रहती है और स्वयं भी प्रसन्न रहता है। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।